प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस जीनियस एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इसके पहले मैं आप लोग के बीच में आया था हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, और उसमें मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग बहुत अच्छे से उसको देखे, बहुत अच्छे से सुने, और आप लोगों ने भी अपना अभिमत उसमें प्रस्तुत किया है कमेंट के माध्यम से। मैंने आप लोगों के कमेंट भी देखे, बहुत सारे बच्चों ने मुझे थैंक यू कहा है और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल को लेकर के, अंग्रेजी को लेकर के। तो जल्द से जल्द हमारी यह कोशिश रहेगी, हमारे ARK सर आपके लिए बहुत ही जल्द साइंस, सोशल, इंग्लिश को लेकर के वीडियो प्रेषित करेंगे आपको। और निश्चित ही हम आपके सभी सब्जेक्ट पर एक वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, ऐसे जितने में हमारा ये बोर्ड का एक बढ़िया तैयारी हो सके उतने वीडियो हम ज़रूर आप लोग के लिए बनाएंगे। तो चलिए आते हैं हिंदी की ओर। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न मेरे से पूछे गए हैं जिनका थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को जवाब देता हूं, ठीक है। और इसके पश्चात जो सबसे बड़ा हमारा ये है कि हम चैप्टर वाइज चीज़ों को देखेंगे। तो आज हमारा ये रहेगा कि पहले मैं आपके कुछ प्रश्नों का जवाब दे लेता हूं और इसके पश्चात हम लोग चैप्टर में आएंगे। तो कुछ बच्चों का मैं चूँकि नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे कमेंट है, बहुत सारे मेरे पास प्रश्न हैं। जो प्रश्न है मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ हम लोगों को। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रश्न किया है कि सर हिंदी का इम्पोर्टेंट आप बता दीजिए। तो मैं पहले ही आप लोगों को अपने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया हूँ कि क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट में, व्याकरण खंड से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है और पाठगत चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। और इसके बाद पाठ वाइज आप लोगों का जो प्रश्न है कि सर आप हर एक पाठ तक जाइए और हर एक पाठ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से निश्चित बताऊंगा उन चीज़ों को। इसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूछा है कि कवि का जीवन परिचय या लेखक का जीवन परिचय। तो देखिए, कवि का जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय से संबंधित कहीं पर भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम यह कह सके कि हाँ ये आ ही सकता है या इनकी संभावना है, क्योंकि ना तो हमारे सिलेबस में कहीं पर जीवन परिचय दिखता है और न ही किसी लेसन में ऐसा कोई अलग से प्रश्न बना है जिसमें जीवन परिचय से संबंधित कोई प्रश्न किया गया हो। यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, चाहे वह 2018 का हो, 19 का हो अथवा 20 का हो, कहीं पर भी जीवन परिचय से संबंधित कोई भी प्रश्न अभी नहीं किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। इसके बाद बच्चों का कहना है कि प्रश्न और उत्तर आप दोनों बताइए हमको। तो प्यारे बच्चों, चूँकि समय बहुत कम है, मात्र 2 या 3 दिन के भीतर आप लोगों का एग्ज़ाम होना है, मैं प्रश्न बताने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं कि कौन से प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। उत्तर के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपने से मेहनत करना पड़ेगा अभी, चूँकि समय बहुत कम है। आप प्रबोध से, नवबोध से, गाइड से, कहीं से भी आप याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत, ये तीनों भाषा के विषय हैं और इसमें जो उत्तर लिखे जाते हैं विद्यार्थी अपने दृष्टिकोण से उत्तर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि जो चीज़ें हमारे गाइड में दिया गया है, जो जिस तरह की शैली हमारे प्रबोध में दी गई है, हमको उन्हीं शब्दों को लिखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम अपने शब्दों में किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, उसका मीनिंग वही निकल रहा है, उसका अर्थ वही निकल रहा है जो पुस्तक में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल हम उसको अपने शब्दों में भी उसका उत्तर हम दे सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हम प्रबोध पढ़ें कि नवबोध पढ़ें या कुछ भी पढ़ें, कहीं से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। हाँ, प्रश्न जो है मैं आपको चैप्टर वाइज बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आप लोग को बताऊँगा आज के वीडियो में,
कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके बाद कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रश्न किया है कि सर गद्यांश और पद्यांश में क्या अंतर है। तो बेटा गद्यांश को आप ऐसे समझिए कि जिसको हम लय से नहीं पढ़ सकते, जिसके लिए हम कोई राग नहीं बना सकते, जिसको हम सिर्फ अखबार की तरह पढ़ सकते हैं, समाचार पत्र की तरह सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, एक तरह से पढ़ना शुरू किए अंत कर दिए, ठीक है। उसमें कोई लय नहीं होता। हाँ, उसमें गति होती है, आरोह अवरोह होता है, ठीक है, चिन्ह होते हैं, लेकिन लय नहीं होता। वो गद्यांश कहलाता है। उदाहरण के लिए आप नाटक पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समाचार पत्र की तरह उसको पढ़ देते हैं। उसमें कोई हमारे पास लय नहीं होता है कि हमको इस लय से इसको पढ़ना है, तो ये गद्यांश के अंतर्गत आते हैं। पद्यांश में यही है कि हम पद्यांश की चीज़ों को लय से गा सकते हैं, लय से उसको पढ़ सकते हैं। तो जिसमें लय हो, यति हो, गति हो, तुक हो, ऐसी चीज़ें पद्यांश के अंतर्गत आती हैं। जैसे हम दोहा पढ़ते हैं, दोहा को लय से पढ़ सकते हैं, बढ़िया आवाज़ बना सकते हैं उसमें। कुंडलिया है, कोई भी छंद है, ठीक है, हम बढ़िया उसमें आवाज़ बना करके बढ़िया स्वर से उसको गा सकते हैं। कविता है, कविता का पाठ हम करते हैं, बहुत अच्छे स्वर से करते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिनका हम सस्वर वाचन कर सकें वो पद्यांश के अंतर्गत आती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको गद्यांश पद्यांश समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ बच्चे हैं जिन्होंने प्रश्न किया है कि सर आदर्श कुंजी से पढ़ें कि ना पढ़ें। मैंने अभी भी आपको बताया कि आप गाइड से पढ़िए, प्रबोध से पढ़िए, नवबोध से पढ़िए, आदर्श से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, दिक्कत बिल्कुल नहीं है। आपके उत्तर का अर्थ वही निकलना चाहिए जो आपके पुस्तक में पूछा गया है और जो आपके पुस्तक में बताया गया है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी कुंजी से पढ़ सकते हैं, किसी भी गाइड से आप पढ़ सकते हैं। कुछ बच्चों ने कहा है कि सर रस, छंद और अलंकार को विस्तृत रूप से बताइए। बेटा रस, छंद, अलंकार को मैंने पिछली वीडियो में रखा जरूर हूँ, लेकिन उस समय भी आप लोग को मैं बताया था कि रस, छंद, अलंकार हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारी परीक्षा की दृष्टिकोण से। चूँकि इस समय हिंदी विशिष्ट और हिंदी सामान्य दोनों को एक समान कर दिया गया है, इसलिए मैंने एक संभावना बताई थी। क्योंकि हिंदी विशिष्ट का जब पेपर हुआ करता था उसमें रस से कुछ प्रश्न पूछे जाते थे, अलंकार से कुछ प्रश्न पूछे जाते थे और छंद से प्रश्न पूछे जाते थे। चूँकि अब विशिष्ट और सामान्य जैसे कोई शब्द तो रह नहीं गया है, तो हो सकता है कि रस से कोई प्रश्न बन जाए या छंद से कोई प्रश्न बन जाए या अलंकार से कोई प्रश्न बन जाए। यद्यपि ये तीनों चीज़ें रस और छंद और अलंकार, ये तीनों चीज़ें हमारे ना तो ग्रामर में है कहीं पर और ना ही हमारे पाठ्य पुस्तक में किसी लेसन में दिया हुआ है, तो इन पर ज़्यादा अध्ययन करने की हमको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो अगर हमको करना ही है, थोड़ा बहुत अगर हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो 2-3 चीज़ें जो मैं आप लोग को बताया हूँ कि रस से आप वीर रस का अध्ययन कर लीजिए, श्रृंगार रस का अध्ययन कर लीजिए, ये अधिकतम पूछे जाते हैं। अलंकार में जैसे रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इनमें से प्रश्न अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा रस, छंद, अलंकार ये तीनों बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस बात पर भी विशेष ध्यान देंगे। रही बात इसको विस्तृत से पढ़ने की या पढ़ाने की, समय रहेगा तो हम बिल्कुल रस के ऊपर, छंद के ऊपर, अलंकार के ऊपर वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। इसके ठीक पश्चात एक बच्चा प्रश्न कर रहा है कि सर आप पेपर कैंसिल करा दीजिए। तो भैया पेपर कैंसिल कराने के लिए लगातार न जाने कितने लोग आवेदन, निवेदन ऑनलाइन माध्यम से
हर तरह से जो है शासन के तक अपनी आवाज़ें पहुंचा चुके हैं और शासन सभी की बातों को सुन करके हर तरह से निर्णय लेकर के और इस स्थिति तक पहुंची है कि किसी भी स्थिति में शासन ऑफलाइन परीक्षा आयोजित करेगी ही करेगी, अभी तक की गाइडलाइन में। अब ये 2-3 दिन के अंदर कुछ चीज़ें बदल जाए तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी तक तो यही है कि शासन जो है परीक्षाएं लेंगी, ऑफलाइन ही परीक्षाएं लेंगी और अपने निर्धारित तिथि के अनुसार, निर्धारित दिनांक के अनुसार, निर्धारित समय में ही परीक्षा आयोजित होंगी। ठीक है। अगला प्रश्न है जो मेरे पास कि सर ग्रामर कितने नंबर का आता है? तो 75 नंबर का पेपर होता है हमारे पास और लगभग 30 नंबर का हमसे ग्रामर के प्रश्न किए जाते हैं, जिनमें से 2-2 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके हिंदी साहित्य से आ गया, 2 नंबर का प्रश्न आपका प्रत्यय से आ गया या समास से आ गया। तो इस प्रकार से 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न, 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। और इधर हम अपठित पत्र लेखन और निबंध, ये भी हमारे ग्रामर के ही प्रश्न हैं। तो निबंध हमारा 8 नंबर का, अपठित हमारा 6 नंबर का या 5 नंबर का, पत्र हमारा 5 नंबर का। तो इस प्रकार से हम सबको अगर मिला दें तो 30 नंबर का लगभग ग्रामर खंड से या व्याकरण खंड से हमारे पास प्रश्न आते हैं और बाकी जो प्रश्न बचता है वो हमारे पाठ्य पुस्तक से आता है, हमारे पाठ से आते हैं। इसके बाद कुछ बच्चे प्रश्न किए हैं कि सर साहित्य और समाज, विज्ञान का चमत्कार, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, नरवा गरवा घुरवा अरुबारी, इससे ये निबंध आ सकते हैं या नहीं? तो बेटा मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि निबंध और पत्र ये 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो कोई भी निबंध और कोई भी पत्र दिया जा सकता है। इसमें बिल्कुल कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ ये निबंध आएगा और ये निबंध नहीं आएगा। हम लोग सिर्फ एक स्थिति और परिस्थिति के आधार पर पुरानी चीज़ों को देख करके और अपने अनुभव से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेकर के आते हैं। तो एक जो अनुभव मेरा है कि कोई भी निबंध परिस्थिति के अनुसार पूछी जाती है, जो समय चल रहा होता है समय के अनुसार निबंध का जो प्रारूप है वो बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय पर महंगाई की समस्या, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, पर्यावरण इत्यादि ऐसे प्रश्न बनते थे, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि वो सारे प्रश्न जैसे विलुप्त हो गए हों, दिखता ही नहीं। हमारे निबंध में रहता है वो चीज़ें, लेकिन प्रश्न पत्र अगर हम देखें तो उनमें विज्ञान का चमत्कार जैसा प्रश्न पिछले 3-4 वर्षों में एक भी बार नहीं आया है। महंगाई की समस्या भी बहुत कम आया है। ठीक है। बेरोजगारी की समस्या आ रही है। ठीक है। और इसके साथ साथ साहित्य और समाज जैसा जो निबंध है वो भी लगभग पिछले 2-3 वर्ष के पेपर में कहीं पर भी नहीं पूछा गया है। तो जो एक हमारा आधार बनता है कि हम किस आधार पर आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताएंगे, तो मैं अपने पिछले वीडियो में तो साहित्य और समाज, तो इसका प्रश्न भी हम देखते हैं कि पिछले 2-3 वर्षों के प्रश्न पत्र में बिल्कुल नहीं पूछा गया है। अभी का जो समय हमारा चल रहा है, अगर आज की हम परिस्थिति देखें, हमारा 2020 में नई शिक्षा नीति बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं। तो ऐसे जो 2-3 पॉइंट हैं हमारे पास वो इस समय के परिस्थिति के अनुसार बन रहे हैं। स्वच्छता अभियान को लेकर के बहुत ज़्यादा इस समय जो कार्यक्रम चल रहे हैं स्वच्छता को लेकर के, वृक्षारोपण वगैरह को लेकर के, तो ऐसे निबंध जो परिस्थिति जन्य हैं, जो इस समय की परिस्थिति चल रही है, ऐसे निबंध पूछे जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हम नई शिक्षा नीति के ऊपर निबंध याद कर लें, कोरोना संक्रमण के ऊपर निबंध याद कर लें। तो ऐसे जो 4-5 निबंध हैं जिनको हमको देख लेना चाहिए। बाकी कौन सा आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, ये एग्जैक्ट बता पाना बिल्कुल भी मुश्किल होता है। ठीक है। मात्र इम्पोर्टेंट बताए जा सकते हैं जो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में
बता चुका हूँ कि इन चीज़ों को आप अध्ययन कर सकते हैं। और निबंध दूसरी चीज़ ये होती है कि निबंध में हम अपने शब्दों का बिल्कुल प्रयोग कर सकते हैं और जो चीज़ें हम जानते हैं उस क्षेत्र के बारे में तो बिल्कुल हम उनको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि जो हमारे पुस्तक में या जो हमारे गाइड में कुंजी में जो निबंध दिया गया है, जैसे शब्द चयनित किए गए हैं, हमको उन्हीं शब्दों में जवाब देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है। हम अपने शब्दों में निबंध का जवाब दे सकते हैं और उसमें हमको पूरा का पूरा नंबर मिल सकता है। सिर्फ हमको ध्यान ये रखना रहता है कि हम जो निबंध लिख रहे हैं उसका सार, उसका जो अर्थ है वो हमारे निबंध के विषय से मिलना चाहिए। जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं वह उसी विषय पर होना चाहिए, हमारे लिखे हुए का अर्थ या सार। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि सर हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, रहस्यवाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता इत्यादि जो भी प्रश्न हैं ये पूरे आधुनिक काल से संबंधित हैं और आधुनिक काल से संबंधित बहुत सारे प्रश्न किए जाते हैं, अधिकतम प्रश्न किए जाते हैं। तो वीर गाथा काल और भक्ति काल और रीति काल को बहुत ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मात्र थोड़ी थोड़ी आप लोग ये जानकारी रख लीजिए कि सगुण भक्ति धारा क्या होती है, निर्गुण भक्ति धारा क्या होती है, प्रेम मार्गी शाखा के जो कवि होते थे वो कैसे लेख लिखते थे, कैसे कविताएं लिखते थे, ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि होते थे वो कैसे रचनाएं करते थे। तो इन चीज़ों को बस थोड़ा थोड़ा याद करना है हमको। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आने कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपको मात्र हिंदी साहित्य के जो इतिहास के जो काल बनाए गए हैं उनका सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको 2-4 पॉइंट आपको उनका गुण याद कर लेना है, विशेषता याद कर लेना है, उनके 1-2 कवियों का नाम याद कर लेना है, 1-2 उनकी रचनाओं को याद कर लेना है। और इतना भी अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा आप बेझिझक आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल की चीज़ों को ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद है, एक बच्चे ने प्रश्न किया है कि सर प्रैक्टिकल में साइन गलत कर दिया हूँ तो कुछ दिक्कत तो नहीं हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो अभी मैं आप लोगों को ये बता दूं कि प्रैक्टिकल के ऑनलाइन नंबर जो है बोर्ड के पास जाते हैं। जो चीज़ें हम लोग लिखित रूप में रखते हैं, चाहे वो सिग्नेचर हो या कुछ भी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, वो विद्यालय में रहता है और समय आने पर कोई अगर अधिकारी या कुछ भी आते हैं चेक करते हैं तो उन चीज़ों को हम उनको दिखाते हैं। तो बोर्ड के पास आपका वो स्लिप गया होगा ऐसा नहीं है, वो आपके विद्यालय में ही होगा और आपके ऑनलाइन नंबर गए हुए हैं जो नंबर आपको बिल्कुल आपके अंक सूची में प्रविष्ट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देने का मैंने पूरा प्रयास किया है और मैं चाहता हूं कि आगे और भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।